ज्यादा पानी पीजिए, हाइड्रेट रहिए, स्किन ग्लो होगी और बाकी सारे और कहने को बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि कहने से बजाय हमें अंदर की सुननी चाहिए। जो भी हमारी इंद्रियां हैं हम इन पे विश्वास करते हैं, हमें जो दिखता है वो बिकता है, कहावत है ना, जो दिखता है वो बिकता है। सोल, कॉन्शियस, ये सब जो चीजें हमें पता ही नहीं है इनका। दो चीजें हैं जिनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। परमात्मा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि नेचर पूरा उससे खड़ा है। दूसरा, ये हाइड्रोजन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ऑक्सीजन के साइड इफेक्ट हैं। क्या साइड इफेक्ट है? बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। खून का लेना देना जो है वो मंगल ग्रह से है। आपका सबसे बड़ा दावा है कि शरीर में बीमारी ही नहीं होती, तो आप किस चीज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं? मैं आपसे पूछता हूँ थोड़ी देर के लिए, जी जी जी। आप खाना खाते हैं? बिल्कुल। किस टाइम पे खाते हैं? रात के 8-9 बजे, 7 बजे, इस तरीके से। ठीक है, समय के हिसाब से। समय के हिसाब से खाते हैं। अब आप यही क्वेश्चन मुझसे करिए, आप खाना कब खाते हैं? जब भूख लगती। खाना कब चाहिए? खाना भूख लगने पे खाना चाहिए, और मैं कोई नियम पालन नहीं करता। खाने के बाद आप टहल क्यों रहे हैं? चलिए, जो खाया कम से कम वो तो डाइजेस्ट हो। नहीं तो जो खाया वो तो डाइजेस्ट हो जाएगा, लेकिन चलने से वो पाचन तंत्र ठीक रहता है। किसने कहा? शरीर भोजन के बाद रिलैक्स पसंद करता है जिसमें वो उसको डाइजेस्ट कर सके। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का नाशो खबर के इस खास प्रोग्राम में। और आज का ये प्रोग्राम बेहद ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम आपको किसी आयुर्वेदाचार्य, किसी नेचुरोपैथ या फिर किसी एलोपैथ के डॉक्टर से नहीं मिलवाने वाले हैं। हम आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जो ये दावा करते हैं कि किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है, और सबसे बड़ा दावा ये कि शरीर में बीमारी होती ही नहीं है। अब ये सवाल ये जो बात है ये बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली है। मेरे साथ मौजूद होंगे शशांक जी, बहुत स्वागत है आपका सर। थैंक यू प्रज्ञा। और ये जो है चेयरमैन हैं सखा वेलनेस एंड डिवाइन हीलिंग रिजॉर्ट आपने नाम दिया है। तो ये रिजॉर्ट क्यों नाम दिया है? सबसे बड़ा सवाल। एक हॉस्पिटल नाम हो सकता था, एक वेलनेस क्लिनिक नाम हो सकता था, रिजॉर्ट का मतलब क्या है? लोगों के डर को मिटाने के लिए। देखिए, आप जानते हैं कि हम लोग जो हैं अस्पतालों में जाने से घबराते हैं। बिल्कुल। और अस्पताल का जो एनवायरनमेंट होता है वो इतना हॉरेबल सा होता है कि वहाँ लोग कंफर्ट फील नहीं करते। तो जाहिर सी बात है कि एक आपका क्लाइंट मैं बोलूँगा कि वो अगर कंफर्ट फील नहीं करता है तो वो कैसे जल्दी ठीक होगा। बिल्कुल। तो हम लोगों ने एक ऐसा माहौल दिया है जिसमें हम लोग उसके ठीक होने की जो दिन है उसको घटा सकें। अगर किसी आदमी को आप हॉस्पिटल में रख के इलाज करते हैं जहाँ चारों तरफ मरीज हैं, और उसके बजाय अगर आप उसको एक खुशनुमा माहौल में रख के करते हैं तो निश्चित ही वो पॉजिटिव एनर्जीज जो हैं उसको हील होने में जल्दी मदद करेगी। अच्छा, तो ये भी एक रीजन है। तो एक पॉजिटिव माहौल देने का। या ठीक है। तो अब ये तो समझ लिया कि रिजॉर्ट आपने दिया, नाम दिया पॉजिटिव माहौल बनाने के लिए, लोगों के मन से वो डर हटाने के लिए। लेकिन ट्रीटमेंट कर रहे हैं आप, बीमारियां जो हैं उसका इलाज किया जा रहा है, तो ये वेलनेस सेंटर्स और जो बाकी के हॉस्पिटल्स हैं उससे कैसे अलग है? देखिए, पहली बात यह है कि वेलनेस है तो वेलनेस का मतलब कल्याण होता है हिंदी में, अगर इसका अर्थ करें तो हम दूसरों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, तो उसमें केवल बीमारियां नहीं आती। अगर एक किसी को अच्छा लाइफ स्टाइल भी हम सिखा रहे हैं तो वो पार्ट है वेलनेस का। यहाँ की खूबसूरती ये है कि यहाँ पे लोग जो हैं अपनी मन की शांति के लिए भी आते हैं, बहुत से लोग जो कोई बीमार नहीं है। कुछ लोग आते हैं जो लाइफ स्टाइल सीखने आते हैं, कुछ लोग यहाँ पे आते हैं मेडिटेशन वगैरह के लिए, कुछ लोग यहाँ बीमारी के इलाज के लिए भी आते हैं, और वो एक परिवार की तरह साथ रहते हैं। ठीक है। तो एक बीमार दूसरे बीमार के साथ नहीं रहता है, एक बीमार किसी स्पिरिचुअल पर्सन के साथ रहता है, किसी मोटिवेटर के साथ रहता है। अलग अलग तरीके के लोग यहाँ इकट्ठे हैं। तो यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, और जैसे हमने रिजॉर्ट्स नाम दिया तो मोस्ट ऑफ आप रिजॉर्ट्स देखते होंगे, जिन रिजॉर्ट्स में जो है लोग अपने फैमिली के साथ कमरा ले लिया, वहीं बैठे खा रहे हैं, अकेले अकेले टहल रहे हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ कमरे निश्चित ही अलग हो सकते हैं, लेकिन शाम को सब इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं, मस्ती करते हैं, नाचते हैं, कराओके म्यूजिक पे गाने गाते हैं। एक हैप्पी एनवायरनमेंट यहाँ पे हमने क्रिएट किया, जो कि दूसरे अस्पतालों में तो मैं नहीं समझता कहीं आपको दिखेगा। यहाँ नाचते हैं लोग, यहाँ रोड्स हैं ये बनी हुई, इन पे डांस कर रहे हैं। बीमार लोग डांस करते हैं। बीमार लोग डांस कर सकते हैं। तो बीमार लोगों को डांस कराने का मकसद क्या होता है? नहीं, डांस कराना मकसद नहीं है, वो खुद ही एनवायरनमेंट में वो नाचते हैं। हम नहीं कहते हैं कि आप नाचो, लेकिन एनवायरनमेंट ऐसा है कि उसमें किसी को नाचता देख के वो भी थिरकने लगते हैं। ओके। तो अब जब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, क्योंकि ओवरऑल हम ट्रीटमेंट के बारे में ही आपसे जानकारी लेना चाहते हैं, तो आपका ट्रीटमेंट है क्या?
देखिए प्रज्ञा, इसको थोड़ा समझना होगा जी। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपने पानी की टंकी के ऊपर एक अलार्म सिस्टम लगाया हुआ है, बिल्कुल। जिससे पता लग जाता है कि वो पानी की टंकी भर गई है, बिल्कुल। और उसके बावजूद भी आप जाके बार बार टंकी का ढक्कन खोल के देखें कि पानी भरा या नहीं भरा, तो इसे कितनी समझदारी कहेंगे आप? बिल्कुल, मूर्खता। मूर्खता कहेंगे ना, समझदारी तो नहीं कहेंगे। बिल्कुल। हमारे शरीर में सभी अलार्मिंग सिस्टम लगे हुए हैं, पहले से ही है मौजूद। पहले से, खाने के, पीने के, सोने के, उठने के, चलने के, दर्द होने के, ठीक है, बीमारी के, स्वस्थ होने के, सारे अलार्म सिस्टम हैं। ठीक है। लेकिन हमने वो अलार्म सिस्टम को जो है वो सुनना बंद कर दिया। अच्छा। हम बाहर के अलार्म सिस्टम से हम अपनी बीमारी के लिए भी चेकअप कराने जा रहे हैं। पहले का आदमी सिर्फ बता देता था कि हम तकलीफ में हैं, हमें कुछ बीमारी है। तो हमारा अंतर यह है कि हम इंसान को फिर से उसके अलार्म सिस्टम से जोड़ रहे हैं नेचुरली, जो कि हमें गॉड ने प्रोवाइड किया, हमें नेचर ने प्रोवाइड किया। और हम लोगों को जो ठीक कर रहे हैं वो अंदर के अलार्मिंग सिस्टम को ठीक करके कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक दवाई लेते हैं, आप दवाई लेते हैं और दवाई से आप उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, जबकि दुनिया की कोई भी दवाई किसी बीमारी को ठीक नहीं करती। ज्यादा से ज्यादा वो आपको ही याद दिलाती है कि आपके शरीर में ये प्रॉब्लम है। व्हाट इज इम्यूनिटी, जिसकी इतनी बात होती है? इम्यूनिटी दवाइयों से नहीं आती। इम्यूनिटी हमारे अंदर के ही सेल्स हैं जो हमारे अलार्मिंग सिस्टम से जो है कंट्रोल्ड होते हैं और हमारी बॉडी में ट्रीटमेंट के लिए वर्क करते हैं। तो फिर इतनी सारी मेडिसिन्स क्यों बनाई जा रही हैं? अब ये तो these pharmaceutical companies are manufacturing so many medicines? देखिए, अब ये सब पार्ट ऑफ बिजनेस है और दूसरी कहीं ना कहीं हम लोग ज्यादातर अपनी आंखों पे, कानों पे, जो भी हमारी इंद्रियां हैं हम इन पे विश्वास करते हैं। हमें जो दिखता है वो बिकता है, कहावत है ना, जो दिखता है वो बिकता है। लेकिन कॉन्शियस तो नहीं दिखती। बिल्कुल। सोल, कॉन्शियस, ये सब जो चीजें हमें पता ही नहीं है इनका, लेकिन ये हैं, मौजूद हैं और जब ये नहीं होती हैं तो हम डेड होते हैं। तो हम उस पार्ट पे बात कर रहे हैं जिस पार्ट को अनसुना किया जा रहा है। अब हम लोग आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद में केवल दवाइयां नहीं है, आयुर्वेद में पूरे ऋषियों का एक लाइफ स्टाइल है। लेकिन लाइफ स्टाइल पे हम बात नहीं कर रहे, तो हम यहाँ लाइफ स्टाइल पे भी बात कर रहे हैं। ठीक है, आपके ट्रीटमेंट पे ही हम वापस से आ जाते हैं। आपके ट्रीटमेंट के बारे में आप बताइए। देखिए, हमारा ट्रीटमेंट 4 चीजों का जोड़ है। जैसे कि 4 दिशाओं से जुड़ के हमारा पूरा ये सिस्टम बना हुआ है, हम उन दिशाओं से ही अपने को चलते हैं लेके। उसी प्रकार हमारी 4 दिशाएं हैं। सबसे पहले हम हाइड्रोजन को लेते हैं। हाइड्रोजन फर्स्ट मॉलिक्यूल है जो यूनिवर्स में आया, यानी बेस ऑफ एनर्जी। जब फर्स्ट मॉलिक्यूल है तो बेस ऑफ एनर्जी हुआ, सबसे पहला है। दूसरा, हम ज्योतिष को इसलिए लेके आए कि वो कैसे वर्क करती है। आपके शरीर के ऊपर ज्योतिषी प्रभाव होते हैं और अगर हम उनको समझ सकें तो जो चीज प्रॉब्लम हम पकड़ नहीं पा रहे हैं मेडिकल साइंस से, वो हम ज्योतिष से आसानी से पकड़ सकते हैं। हमारा शरीर पूरा जो है, ज्योतिष ने इतनी गहरी स्टडी की है, एक ज्योतिष चिकित्सा होती है, उसके तहत पता लग जाता है कि कौन सा ग्रह खराब होने पे हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट खराब होगा जी। तो ज्योतिष का हम उपयोग करते हैं। थर्ड, हम रागा का यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। लोगों को हम बहुत तरीके के रागा देते हैं और इसके संबंध में भी साइंस ने बहुत खोज की है कि यदि किसी पेड़ के पास एक अच्छा रागा बजाया जाए तो पेड़ अच्छा ग्रो करता है। राग इन द सेंस, मतलब रागा इन द सेंस राग, बहुत सारे राग हैं, बहुत सारे राग हैं, हजारों में हैं, वो कोई 1-2 नहीं है। जी 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 जी। तो वो राग हैं, उनका यूज करते हैं। फिर एक योग निद्रा का हम यूज करते हैं। योग निद्रा हमारे चित्त को शांत करने के साथ साथ हमें कॉन्शियस से जोड़ती है। ठीक है, हम लोग एक बॉडी हैं, अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए गाड़ी मान लें तो कॉन्शियस हमारा ड्राइवर है। ठीक है, और हमने ड्राइवर को उसके हाथ से हमने हैंडल ले लिया है, स्टीयरिंग ले लिया है। तो हम अपने ड्राइवर को दोबारा से स्टीयरिंग पकड़ा रहे हैं, इसके लिए योग निद्रा है। तो 4 चीजों का हम जोड़ करते हैं ताकि इंसान ठीक होने के बाद भी जब वो वापस अपनी जिंदगी में जाए तो वहां पे वो जल्दी बीमार ना हो। हमारा फर्ज केवल ठीक करके भेज देने का ही नहीं है, बल्कि उस आदमी को ऐसी सोच देने का है जिससे वो आगे भी स्वस्थ जीवन जी सके।
ठीक है, आपने एक हाइड्रोजन कहा, मेडिसिन कहा, रागा कहा और हाइड्रोजन योगा। हाइड्रोजन ज्योतिष, ज्योतिष, रागा और योग निद्रा, ठीक ये है। 4 चीजें। ये 4 चीज़ें हैं। ये 4 चीज़ें कैसे काम कर रही हैं? एक व्यक्ति के शरीर पर जो बीमार है, जो चारों तरफ से हार के आया हुआ है और हर तरीके की चिकित्सा को वो अपना के आया हुआ है, वो कैसे काम कर रही है? देखिए, अगर आप पानी की बात करें तो हम पानी पीते हैं और कोई भी इंसान है जो पानी के बगैर नहीं रह सकता। बिल्कुल नहीं। पानी में आखिर होता क्या है? प्राण है। क्यों पीते हैं? क्यों? ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी होती है पानी में। एनर्जी होती है। व्हाट इज एनर्जी? वो क्या एनर्जी है? हम जब पानी पीते हैं तो पानी में हमको एक पीएच लेवल होता है। तो पीएच जो है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन की मात्रा होती है उसमें पानी की। वो खास मात्रा हमारे शरीर में रुक जाती है और बाकी हम बाहर निकाल देते हैं। इसलिए हमें बार बार पानी की जरूरत पड़ती है। अब हम हाइड्रोजन दे रहे हैं प्योर फॉर्म में। अच्छा। जैसे कि आज एनवायरनमेंट में इतनी गंदगी हो गई है कि हम पानी का पीएच लेवल गिर गया है। तो एक इंसान को डॉक्टर भी कहता है कि आप ज्यादा पानी पीजिए। तो जैसे 1 लीटर पीने के लिए हमारा शरीर बिल्कुल सही है कि अगर अच्छा पानी मिले, आपको अच्छी हाइड्रोजन मात्रा हो उसमें, तो 1 लीटर पानी सफिशिएंट होता है। लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन की परसेंटेज उसमें गिर गई, तो इंसान को जो है ज्यादा पानी पीने के लिए कहा गया। वो 5-6 लीटर पानी पीता है जी। और 5-6 लीटर पानी पीने का परिणाम ये होता है कि हमारी किडनी खराब हो जाती है। अच्छा। किडनी कितने केसेस बढ़ रहे हैं? यस, आप ज्यादा पानी पिएंगे, ज्यादा फिल्टर होगी बॉडी में, आपकी जल्दी किडनी खराब होगी। लेकिन ये भी तो कहा जाता है कि आप ज्यादा पानी पीजिए, हाइड्रेट रहिए, स्किन ग्लो होगी और बाकी सारे और कहने को बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि कहने से बजाय हमें अंदर की सुननी चाहिए। प्यास के लिए हमारा शरीर बताता है, हम पी लें, प्यास बुझ जाती है, इट्स इनफ, अलार्म सिस्टम है। लेकिन हम डॉक्टरों ने कहा इसलिए ज्यादा पी लेते हैं, और डॉक्टरों ने इसलिए कहा क्योंकि पीएच लेवल घट रहा है। तो हम प्योर फॉर्म में हाइड्रोजन देते हैं फर्स्ट। ठीक है। और वो प्योर फॉर्म में अगर हम आपको 1 घंटे हाइड्रोजन देते हैं, इट मीन आप कम से कम 500 लीटर पानी जितनी हाइड्रोजन ले रहे हैं। अच्छा। 500 लीटर जितनी आप हाइड्रोजन ले रहे हैं। आप पावर समझिए कितनी ज्यादा है। तो ये इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है? नो साइड इफेक्ट। एकमात्र मॉलिक्यूल है, 2 चीजें हैं जिनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वो कौन सी? एक, परमात्मा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है जी जी, क्योंकि नेचर पूरा उससे खड़ा है। दूसरा, ये हाइड्रोजन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पूरे वर्ल्ड ने आज तक जितनी भी खोजें की हैं, जितनी भी चीजों पे, सबके साइड इफेक्ट हैं। हाइड्रोजन पे नो साइड इफेक्ट, क्योंकि फर्स्ट मॉलिक्यूल है। साइड इफेक्ट के लिए आपको कॉकटेल होना चाहिए। 2 चीजों का जब जोड़ होता है तब साइड इफेक्ट पैदा होते हैं। अकेली चीज कभी भी नुकसानदेह नहीं होती। तो ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है, तो इसके साथ कोई मॉलिक्यूल पैदा ही नहीं हुआ था, ये अकेला था, तो इसलिए ये प्योर फॉर्म में है और इसलिए इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपका क्या परसेप्शन है आयुर्वेद की तरफ या नेचुरोपैथ की तरफ? देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद बहुत बड़ी चीज है, बिल्कुल अपने आप। लेकिन आयुर्वेद को हम पूरा तब समझ सकते हैं जब हम योग के विज्ञान को भी समझें। साथ साथ आयुर्वेद के साथ ज्योतिष भी चलता था। बहुत सारे जो थे शास्त्र थे, जिनमें से एक शास्त्र जो था वो आयुर्वेद था। ठीक है। हमने सिर्फ उसको एक शास्त्र को पकड़ा हुआ है, बाकी शास्त्रों को हम भूल गए। तो आयुर्वेद बहुत बड़ी चीज है, लेकिन वो बहुत बड़ी चीज इस्तेमाल नहीं की जा रही। आज लोगों को अगर आप आयुर्वेद कहें तो लोग उसकी सिर्फ दवाई की बात करेंगे, बिल्कुल औषधियों की बात होगी। लेकिन आयुर्वेद लाइफ स्टाइल की बात करता है। वो लाइफ स्टाइल अगर आप नहीं अपनाएंगे, दोबारा फिर बीमार हो जाएंगे। तो आपके मुताबिक आयुर्वेद, ज्योतिष और इन सब चीजों को मिला के अगर चला जाए तो किसी भी बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। बिल्कुल। देखिए, आपकी संस्था यही कर रही है। हम लोग ज्योतिष को और आप समझने की कोशिश करिए। जैसे कि ज्योतिष में कहा जाता है कि खून का लेना देना जो है वो मंगल ग्रह से, ठीक है, और मंगल जो है वो लाल रंग को बोला जाता है। मंगल ग्रह का लाल रंग बोला गया है जी। अब देखिए, आयुर्वेद कहता है टमाटर खाने से खून बढ़ता है, चुकंदर खाने से खून बढ़ता है, बिल्कुल ठीक है, अनार खाने से खून बढ़ता है। ये तो ज्योतिष भी कह रहा है कि आप लाल रंग की चीजें खाइए, आपके अंदर से खून बढ़ेगा। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं कि आप ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है सर, और आपका सबसे बड़ा दावा है कि शरीर में बीमारी ही नहीं होती, तो आप किस चीज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं? देखिए, हमें जो भी दिखाई दे रहा है, हाँ, जितनी भी चीजें हम दिखाई दे रहे हैं, हाँ, ये हमें ऊपर से दिखाई दे रहे हैं, हम इनको शरीर मान रहे हैं, हाँ, लेकिन आप देखें कि अगर जब व्यक्ति एक मर जाता है तो ये सब चीजें होती,
होती है, ये सब होती। हाँ। क्या ऐसा है जो मिसिंग है जिसे हम मरा बोलने लगते हैं? सोल, वही सोल मिसिंग conscious, है। बिल्कुल। सोल ही ड्राइवर है, सोल जी। ड्राइवर है। अब आप समझ लीजिए कि सोल हटती है और हटने के मात्र 24 घंटे के अंदर शरीर सड़ने लग जाता है। बिल्कुल, मात्र 24 घंटे के अंदर। ऐसे 24 घंटे में शरीर नहीं सड़ सकता किसी तरीके से। तो सोल जो है उसकी ब्यूटी है, सोल उसकी पूरी प्राण है। अब सोल क्या है? सोल है ड्राइवर, सोल है ड्राइवर। ठीक है। आप एक गाड़ी लेते हैं, आप बार बार समझिए, उदाहरण समझना पड़ेगा क्योंकि पैथी नहीं है, उदाहरण भी हम नए देंगे। आप एक गाड़ी लेते हैं, आप गाड़ी में ड्राइवर रखते हैं, ठीक है। वो ड्राइवर से आप बोलते हैं कि आप सिर्फ एक्सीलेटर देने का काम करिए और हैंडल आप इसको मत पकड़िए, आपको ये नहीं चलाना है। जी जी। तो क्या एक्सीडेंट होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि और मैं ये कहूं कि सोल हमारी जो है वो ड्राइवर की तरह है, और हमने उस ड्राइवर से कह दिया हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे और हम जो हैं और किसी की सुनेंगे। आप तो सिर्फ एक्सीलेटर देते रहिए, यानी कि आप केवल गाड़ी चलाने का काम करिए, आप ड्राइविंग सीट पे मत बैठिए। तो इससे ही प्रॉब्लम है। अब इसमें क्या है? सोल बीमार हो जाती, सोल बीमार होती, वो कहती है कि आप हमसे काम नहीं करवा रहे जो हमारा काम है। सोल का काम क्या है? जैसे मैं आपसे पूछता हूँ थोड़ी देर के लिए, जी जी जी। आप खाना खाते हैं? बिल्कुल। किस टाइम पे खाते हैं? रात के 8-9 बजे, 7 बजे, इस तरीके से। ठीक है, समय के हिसाब से। समय के हिसाब से खाते हैं। अब आप यही क्वेश्चन मुझसे करिए, आप खाना कब खाते हैं? जब भूख लगती। अच्छा, खाना कब चाहिए? खाना भूख लगने पे खाना चाहिए। अगर देखिए यही बात आप समझिए, कितना आपने कह दिया है कि समय हो जाएगा, घड़ी दिखेगी, हम खाना खाएंगे। ये हो गया बाहर को देख के खाना खाना। ठीक है। हमने सोल की सुनी, सोल ने कहा अलार्म बजा है, भूख लगी है, खाना खाना चाहिए। हमने कहा ओके, हम खाते हैं। ये है सोल का सुनना। और आपने घड़ी देख के खाना खाया, और घड़ी क्यों देखनी पड़ रही है? इसके लिए हमारी सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए देखनी पड़ रही है क्योंकि सोसाइटी में हमें जॉब करना है, हमें बिजनेस करना है, वो सब एक टाइम पे होना है, उस टाइम पे हमें उठना है, उस टाइम पे हमें वहां पहुंचना है। तो हमने आपको बाहर से मैनेज किया जी। लेकिन बॉडी को ये लेना देना नहीं है कि आप हमें बाहर से मैनेज करें। बॉडी कहती है हमें अंदर से आप मैनेज करिए, हम तब फिट रहेंगे। और एक ड्राइवर को अगर ड्राइविंग सीट ले ली जाए, वो बीमार होता है। इसी को हम सोल का बीमार होना कह रहे हैं। और अगर फिर ज्यादा आप जिद करें तो सोल छोड़ देती है। जैसे आप कहें कि हम बाहर सीट चलाएंगे और आप बॉडी का कोई पार्ट तोड़फोड़ कर दें, तो सोल कहती है हम इस बॉडी में रहते नहीं, हम जा रहे हैं। फिर तो अगर आपकी सुनी जाए तो सारे हॉस्पिटल्स बंद हो जाएंगे, होने चाहिए, कंपनीज बंद हो जाएंगी। क्या आप नहीं चाहते कि हॉस्पिटल बंद हो जाए? सर, लेकिन जब बीमार पड़ता है इंसान तो मैंने कब कहा? मैं ये नहीं कह रहा हूँ हॉस्पिटल बंद होने की जब बात आई तो मैंने कहा बंद हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बंद कर दो, मैं कह रहा हूँ कि इंसान इतना स्वस्थ हो सकता है कि हॉस्पिटल बंद हो जाने चाहिए। अच्छा, और अगर कोई व्यक्ति जो है वो इमरजेंसी की स्थिति तक पहुंच चुका है, लास्ट स्टेज कैंसर तक पहुंच चुका है, हॉस्पिटल्स ही नहीं रहेंगे, मैं आपसे ये कब कह रहा हूँ आज ही बंद कर दो मतलब आगे अगर बंद कर दिया जाए मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोगों को अभी ट्रीट करें, लेकिन ट्रीट के साथ साथ हम उन्हें एक लाइफ स्टाइल भी दें जिससे उनका आगे की जिंदगी बदले, और वही लाइफ स्टाइल वो आगे अपने बच्चों को और सबको दें, और एक दिन हॉस्पिटल खत्म किए जा सकते हैं। हमारा लक्ष्य हॉस्पिटल बढ़ाने का होना चाहिए या हॉस्पिटल कम करने का होना चाहिए? कम करने का, और वही हमारा लक्ष्य है। हम कालिदास की तरह हैं, जिस डाल पे बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। हमारा बिजनेस नहीं हम चाहते कि ग्रो अप हो, हम ये चाहते हैं कि लोगों को हम ऐसी लाइफ स्टाइल दें कि यहाँ कोई आए ही ना। तो आपके मुताबिक एक सही लाइफ स्टाइल क्या है? सही लाइफ स्टाइल ये है कि हम अंदर की सुनना शुरू करें, सोल की सुनना शुरू करें। अंदर की सुनना, हम उसको सोल भी ना दें, हम अलार्मिंग सिस्टम कह सकते हैं। हर एक को समझ में आ जाएगा। नींद का अलार्मिंग सिस्टम है, हमारी बॉडी बताती है नींद आ रही है जी। हमारी बॉडी बताती है कि अब हमें उठ जाना है, हमारी बॉडी बताती है हमें क्या खाना है, हमारी बॉडी बताती है कब खाना है। हर चीज के लिए तो अलार्म है ना, हम क्यों बाहर से अपने को मैनेज कर रहे हैं? ठीक है। अब सवाल जैसे हम नेचुरोपैथ का कर रहे थे, हाइड्रोजन की पर बात हुई और तमाम जो ट्रीटमेंट्स पे बात हुई, लेकिन अभी तक अगर हम बात करें कि यहाँ पर इस रिजॉर्ट में आप
किन किन बीमारियों का ट्रीटमेंट कर चुके हैं, तो इसमें देखिए अभी तक हमारे पास जितनी तरीके की बीमारी आई हैं वो सभी लगभग हमने ट्रीट की हैं। अच्छा। हमारे पास कैंसर के पेशेंट्स हैं, हमारे पास ऑटिज्म के पेशेंट्स, हमारे पास थायराइड के पेशेंट्स हैं, हमारे पास जो है वो आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, हमारे पास पाइल्स के पेशेंट हैं, हमारे पास जो हैं सीपी के पेशेंट्स हैं, हमारे पास बहुत तरीके के ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका इलाज नहीं संभव बताया जाता मेडिकल साइंस में। जी। और वो हम ठीक कर रहे हैं। क्या परसेंटेज है इनके ट्रीटमेंट के बाद सक्सेस? देखिए परसेंटेज की बात जहां तक कहें 95% तक अभी हमने अपना रिजल्ट दिया है। अब आप पूछे 5% क्यों नहीं दिया, तो उसके पीछे भी रीजंस होते हैं। वो रीजन माइंडसेट का भी एक होता है। ठीक है। वो माइंडसेट ये है कि हम लोग जो बता रहे हैं उसमें बहुत सी चीजें हम ऐसी भी बताते हैं जो आदमी की लाइफ स्टाइल से कभी कभी सेट नहीं होती। जैसे कि हम ये भी बताते हैं कि आपको अगर थोड़ा बहुत दर्द हो तो आप एकदम पेन किलर ना लें। अच्छा। क्योंकि दर्द एक अलार्मिंग सिस्टम है। हमारी बॉडी को बताया जा रहा है कि दर्द हो रहा है, तो हमारा माइंड जो है वो हमारे ही सेल्स को बोलेगा जाओ इसको रिपेयर करो, ये दर्द के जो कारण है। लेकिन अगर हम तुरंत ही एकदम जाके और वहां पे पेन किलर ले लेंगे तो पेन किलर अलार्मिंग सिस्टम को बंद करता है। पेन किलर ट्रीटमेंट नहीं है, वो आपको ट्रीटमेंट से हटा देना है। तो अब हम ऐसी बातें बोलते हैं तो कई बार ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो थोड़ा बहुत पेन हुआ और उन्होंने एकदम पेन किलर्स लेने लगे, तो उस पे असर पड़ता है, उस पे हमारी पैथी फिर उतना अच्छा सपोर्ट नहीं कर पाती, इसीलिए परसेंटेज हमने 95%। जैसे भी आपसे चर्चा हो रही थी तो आपने कहा कि हमारा एक सिद्धांत है कि कोई भी मरीज जब आता है तो हम उसकी दवाइयां बंद करवा देते हैं। आप मना करते हैं कि दवाइयां मत लीजिए, लेकिन कोई गंभीर स्थिति में है और दवाइयां आप बंद करा दें और उसको कोई साइड इफेक्ट सामने आए। बिल्कुल छोटे से कॉमन सेंस की बात है कि यदि आप गंभीर स्थिति पे हैं और दवाई आपको फायदा कर रही होती तो आप हमारे पास होते नहीं। आप हमारे पास हैं क्योंकि अब वो चीजें आप पे काम नहीं कर रही हैं, तो उनको तो बंद करना पड़ेगा। ठीक है। आपने अब ये मिशन लेके आप चल रहे हैं कि मतलब हॉस्पिटल्स हम बंद करा देंगे? नहीं, हम ये नहीं मिशन लेके चल रहे, सॉरी फॉर दैट, कि हम कोई लड़ाई नहीं लड़ने निकले हैं, हम एक काम करने निकले हैं। एक इंसान को ये हक है कि वो अपने ढंग से चीजों को देखे, समझे, सोसाइटी के लिए कुछ सपोर्ट कर सके। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास ये समझ आई है तो हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर साइंस को किसी प्रकार का संदेह हो, फ्यूचर में हो सकते हैं साइंस संदेह उठाए, तो हम कहेंगे क्यों ना बैठ के रिसर्च कर लेते हैं। 10 पेशेंट आप ले लीजिए जांच करके, 10 पेशेंट हमें दे दीजिए, हमारी अपनी पैथी पे काम करने दीजिए, आप अपनी दवाइयां खिलाइए, परसेंटेज देख लीजिए किसका अच्छा है। आप पैथी की बात कर रहे हैं तो ये सवाल बनता है कि आप किस पैथी में आते हैं? आप आयुर्वेद ये तो आप लोग नाम देंगे, नेचुरोपैथ में हैं, या फिर आप ईश्वर और आत्मा को जोड़ने वाली श्रेणी में हैं? देखिए हम ये डिवाइन हीलिंग कह सकते हैं। हमने डिवाइन हीलिंग रिजॉर्ट नाम भी दिया इसीलिए कि डिवाइन हीलिंग है। ये हमें नेचर ने जो दी है, हम उससे ही आदमी को ठीक कर रहे हैं, हम कुछ और नहीं कर रहे। हम आपको नेचर से जोड़ना सिखा रहे हैं, बस इतना सा खेल है। नेचर मतलब आपका स्वभाव, आपके शरीर का स्वभाव, उससे जोड़ना सिखा रहे हैं आपको। तो नेचर से जोड़ने की जो प्रक्रिया है ये कब से शुरू हुई? अब नेचर से जोड़ने की सबसे पहले तो अपने साथ शुरू होती है, तो एक लंबी कहानी हो जाएगी। जी। कि हमारा एक जीवन इस तरीके का रहा है जो कि सन्यासी का जीवन, आध्यात्मिक जीवन, खोजी का जीवन, और उसे खोजते खोजते ही हमें ऐसा लगा कि अब वक्त आ गया है कि अपनी जो समझ विकसित हुई है उसका उपयोग करके हम दूसरों को लाभ पहुंचाएं। तो हमने बस इस तरीके की चीज शुरू की। ओके। अब जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस लोगों के मन में आते हैं डाइट को लेकर आते हैं, तो आप किस तरीके की डाइट प्रोवाइड कर रहे हैं वैसे? देखिए डाइट में हमारे पास एक चीज है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी चीज? कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। हम सिंपल सी बात बताते हैं कि आपको भूख लगे आप खाना खाइए, ठीक है, और खाना खाने के लिए भी आपका शरीर बताता है कि आज मीठा खाने का मन है कि नमकीन खाने का मन है, आप उसको ले सकते हैं। अच्छा। और अगर आप अपने चुनाव पे नहीं चल सकते तो हमारे यहाँ पुराने समय में ही हमारे माँ बाप ने बचपन से सिखाया है कि बेटा जो थाली में आए वो खा लेना चाहिए। जो थाली में आए वो खाओ, जो मम्मी ने लगा दिया वो खा लो। लेकिन मन तो कहता है कि रोज चटपटी चीजें खाओ, रोज तेल और भुनी हुई चीजें खाओ, उसके बाद फिर हम बीमार पड़ना शुरू। अब आपने देखिए खुद ही बता दिया बीमारी का कारण, मन ही तो बीमारी का कारण है। आप ही तो कह रहे हैं कि मैंने नहीं, मैंने मन की कभी नहीं कहा। आपने कहा कि जो मन कह रहा है, जो आपका सोच, मैंने कहा अंदर की साउंड। हाँ। अंदर की साउंड मन नहीं है। देखिए अंदर की साउंड ये कहती है कि हमें स्वीट खाना है, मन कहता है रसगुल्ला खाना है,
कि कलाकंद खाना है। अच्छा। तो मन जो है वो वैरायटीज पे जाता है, अंदर की चीज सीधी सीधी रिक्वायरमेंट पे जाती है। मीठा खाना है, मीठा खाना है, बस मीठा खाना है। अब आपको गुड़ मिल जाए, दैट्स ओके, आप मीठे से शांत हो जाएंगे। कोई भी मीठा हो, कोई भी मीठा हो, मीठा मिलना चाहिए। लेकिन हमारे पास क्योंकि ऑप्शंस मौजूद और दुकानें मौजूद हैं और फिर उसके प्रचार से हमें हिप्नोटाइज किया गया है, तो हम मीठे को किसी खास चीज से जोड़ देते हैं। आयुर्वेद में लिखा हुआ, उन्होंने कहा मीठा, तीखा, सीठा, खट्टा, कड़वा, 5 जो है स्वाद हैं। यदि किसी के भोजन में 5 स्वाद मिल रहे हैं तो यानी कि वो फिट चल रहा है। अगर कोई स्वाद उसको नहीं मिल रहा है तो उसकी डिमांड उठेगी, और वो डिमांड इसलिए है क्योंकि बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल। तो सिंपल सी बात है, भूख लगने पे खाना खाओ। और हम तो एक और बात कहते हैं, सच बात तो ये है कि अब आपको भूख लग गई, अब आपको बोलना चाहिए कि मम्मी या अपनी पत्नी को या बहन को या जो भी आपके यहाँ हो, उसको बोलना चाहिए अब खाना हमें खाना है। फिर वो उसकी प्रिपरेशन में लगे, या फिर अगर पहले भी लग चुका हो तो आप देख लीजिए कि प्रिपरेशन में आधा घंटा लग जाता है जी। तो आपको भूख लगने के आधे घंटे के बाद खाना खाना चाहिए, क्योंकि आधे घंटे के अंदर आपके पेट में ऐसे एंजाइम्स पैदा हो जाते हैं जो किसी भी खाने को आसानी से पचा सकते हैं। ओके। तो ये खाना खाने का बेस्ट तरीका है। जब भूख लगे उसके आधे घंटे बाद खाना, या भूख आपने लगा, क्या भूख लग गई, आधा घंटा वेट करिए, देन आफ्टर आप खाना खाइए। और कितना खाना चाहिए? जैसे जितने में पेट भर जाए, आधा खाइए, कुछ लोग कहते हैं पेट भर के मत खाइए। अगर आपने गेहूं की चक्की देखी हो तो गेहूं की चक्की में यदि आप जरूरत से ज्यादा गेहूं डाल देंगे तो नहीं पिसेगा, बिल्कुल। और अगर कम डाल देंगे तो उसके साथ साथ रेता भी पिसेगा। बिल्कुल। तो आदमी को, हमारे पिताजी कहा करते थे, वो कहते थे इंसान को उतना खाना चाहिए जितना खाने के बाद उसके शरीर में एक रोटी की गुंजाइश और बाकी हो। अच्छा, और मतलब एक और फिर छोड़ देना चाहिए बाद में। यस। आपने यानी कि अपनी मशीनरी को इस तरीके से भोजन दिया कि जिससे वो ना तो ओवरलोड हुआ ना ही कम हुआ, परफेक्ट डाइट। ठीक है, तो ये तो बात हुई खाने की। लेकिन अभी जब हम हाइड्रोजन पे बात कर रहे थे तो आपने कहा कि लोग आजकल पानी बहुत ज्यादा पी ले रहे हैं और किडनी खराब हो जा रही है, तो एक सही क्वांटिटी क्या है? पानी कितना? देखिए, पानी में अगर पीएच लेवल आपका 7 से अच्छा है, ऊपर है, 7, 8, 9 तक है, 9.5 तक अगर आपका पीएच लेवल है पानी में, तो 1 लीटर पानी पर्याप्त है। और वो भी मेरे कहे पे 1 लीटर नहीं। अगर आप मुझसे पूछें कि राइट नाउ आज के दिन मैं कितना पानी पी लिया होगा, तो सुबह से अभी तक 300-400 ml पानी पिया होगा। अब वो पानी का मतलब नहीं है कि आपका पानी वाटर, चाय भी उसमें शामिल है, लिक्विड पदार्थ, लिक्विड। हमारी बॉडी को लिक्विड चाहिए। मैं खुद, मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी भी 2-4 लीटर पानी पिया हो। मुश्किल से आधा 1 लीटर पानी के बीच ही मेरा जीवन चलता है और परफेक्ट है। अंदर ठीक है, हमेशा आवाज अंदर की सुन के पानी पीता हूँ। ठीक है, जैसे अब बात कर रहे हैं कि नेचर की, अलार्म क्लॉक की, बॉडी में आपकी अलार्म क्लॉक है, तो जो सोते हैं हम जिस वक्त, तो सोना कब चाहिए, कितना सोना चाहिए, इस पर भी आप कुछ अगर देखिए, अगर सोने की बात कही जाए तो इंसान अगर बहुत सहजता से गौर करे तो उसकी बॉडी में जो है वो स्लीपिंग आवर्स होते हैं जो 2 घंटे के होते हैं। जी। हर एक का अलग अलग होता है। जैसे मेरा है 3 to 5 है। अगर मैं 3 to 5 नींद ले लेता हूँ तो मैं बिल्कुल एकदम स्वस्थ उठता हूँ। ठीक है। सुबह 3 से 5 के बीच। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि एक आदमी को कितना सोना चाहिए, मैं उसको टाइम नहीं दूंगा। ठीक है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि एक आदमी को जब नींद आए तो सोना चाहिए, जब वो सहज फील करे तो उठ जाना चाहिए। अच्छा, जब आपकी नींद खुल जाए तब उठ जाइए। बिल्कुल। तो जैसे आप कह रहे हैं कि सोना चाहिए, जितना सहजता हो आपकी, सोना चाहिए, और तो काम है तो काम छोड़ दिया जाए, नींद जब खुलेगी तब देखा जाएगा। अगर एक इंसान नेचर की सुने तो जिस समय अंधेरा होता है उसके बाद यानी कि नेचर शटडाउन मारता है, वो कहता है कि अब स्लीपिंग की तरफ बढ़ा जाए। जी। तो यदि आप सहजता से सोते हैं तो आपकी नींद इतनी परफेक्ट होगी कि आपको दिन में काम छोड़ के सोने की जरूरत नहीं है। ठीक है। दिन में क्यों लोग ऊँग रहे हैं, ऑफिसों में लोग सो रहे हैं, इसका रीजन ये नहीं है कि इन्होंने नेचर की मानी। इसका मतलब ये है कि ये लोग अपने घड़ी देख के काम कर रहे हैं। रात के 12-12, 2-2 बजे तक आदमी जग रहा है, मोबाइल के साथ लगा हुआ काम कर रहा है। काम नहीं कर रहा है, वो कुछ और ही कर रहा है, वो फोन देख रहा है। अगर परफेक्ट मेरी आप बात करें तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी व्यक्ति के लिए अगर सही काम की बात की जाए तो 3 घंटे से ज्यादा कोई भी काम करता है। ऑफिस में 10 से 5 हम बैठालते जरूर हैं, सही काम 2 ही 3 घंटे करते हैं। जी।
तो इतना काफी है। आप 2-3 घंटे परफेक्ट काम कर सकते हैं और अपने तरीके से अपनी नींद भी ले सकते हैं। ठीक है, आपका परसेप्शन क्या है योग की तरफ, कसरत की तरफ, टहलने की तरफ, खाना खाने के बाद की वॉकिंग की तरफ, आपका क्या परसेप्शन है? मेरा मानना ये है कि ये भी बड़ी सारी बातें हैं कि ये चीज जो है वो व्यूअर्स को हमें जरूर बताइए, क्योंकि वो लोग बहुत इस बात को लेकर फोकस में रहते हैं। देखिए, मेरा मानना ये है कि आजकल बहुत से लोग कहते हैं कि जिम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, योग करना चाहिए नहीं। मेरा मानना जिम क्यों करना है। यदि आपको एक फाइटर बनना है, आपको सेना में जाना है, आपको ओलंपिक में जाना है, तो निश्चित जिमिंग की जरूरत होगी, क्योंकि हमारी बॉडी को उस तरीके का शेप देना पड़ेगा जो उन कामों में सहयोग करता है। लेकिन एक आदमी जिसको दिन भर दुकान पे बैठना है, वो भी जिम जा रहा है, बिल्कुल, तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि उसके लाइफ स्टाइल से मैच नहीं करती। अगर एक आदमी जितनी एनर्जी कमा रहा है उतनी खर्च नहीं कर रहा है, तो उसकी वही एनर्जी उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो आप उसके खर्चे पे भी बात करिए। हम ताकत कमा लेते, ताकत को हम लगाएंगे कहाँ? अगर आप ताकत को खर्च ही नहीं करें तो लेने की जरूरत क्या है? जैसे मैं हूं, कोई बहुत ज्यादा मैं हैवी वेट वर्क नहीं करता, तो क्या जरूरत है मुझे जिम करके अपने शोल्डर्स को बड़ा करने की? जी, आप अपने शरीर के साथ सहज रहिए, लेकिन अब लोगों को दिखाना है दूसरे को। अब ये यहीं पे बात आ गई, दूसरा अदर सामने। अब अदर से अगर हम चलते हैं जी, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम है। फिर बॉडी कितनी बनाओगे, फिर अदर में कहाँ जाओगे? हर आदमी यूनिवर्स से आगे तो नहीं निकल सकता, बिल्कुल। तो आप क्यों इतनी बॉडी बनाना? बाबा रामदेव के संबंध में एक छोटी सी चीज कहूं, किसी ने मुझसे कहा कि वो जो पेट हिलाते हैं, अगर वो एक्सरसाइज करें तो क्या पेट ठीक रहता है नेचुरली? जी जी। तो मैंने कहा अगर नेचुरली की बात की जाए तो नेचुरली कोई सिस्टम नहीं है कि पेट हिला के खाना पचाओ। अच्छा। अगर परमात्मा को ऐसी जरूरत होती तो एक मिक्सी अंदर होती। बिल्कुल। वो जो है वो केवल एक शोबाजी है, एक कसरत है, और वो कसरत एक ऐसी है जैसे हम बस लोगों को प्रदर्शित कर रहे हैं। मैं आपसे कह सकता हूं कि बाबा रामदेव और मेरी उम्र बिल्कुल बराबर है, सेम एज जी। 73 बॉर्न वो भी है, मैं भी 73 बॉर्न हूं, और हम दोनों में अगर देख लें तो वो बहुत नियमों में जीते हैं और मैं उतना नियमों से मुक्त जीता हूं। क्या मेरी आप बॉडी में कहीं ओवर कुछ देख रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं कोई नियम पालन नहीं करता। तो फिर इतने अभी तक तो बात हो रही थी हॉस्पिटल्स की, अब आप जिम भी बंद करा दें? मैं जिम भी बंद कराने को नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उनके लिए खोलो जिनको उनकी जरूरतें हैं। अब आप कहें कि खाने के बाद आप मत टहलिए, अब आप कहें कि कसरत मत करिए, अब आप कहें कि योग मत करिए। देखिए, मैं आपको सिंपल सी बात कह रहा हूँ, खाने के बाद आप टहल क्यों रहे हैं? चलिए मैं इस पे भी आ जाता हूँ। डाइजेशन के लिए। डाइजेशन का मतलब है आपने ज्यादा खा लिया? नहीं, जो खाया कम से कम वो तो डाइजेस्ट हो। नहीं तो जो खाया वो तो डाइजेस्ट हो जाएगा, लेकिन चलने से वो पाचन तंत्र ठीक रहता है। किसने कहा? शरीर भोजन के बाद रिलैक्स पसंद करता है जिसमें वो उसको डाइजेस्ट कर सके। आप कोई चल के कोई मिक्सी नहीं चला रहे हैं, आप जब शांत हो रहे हैं तब बॉडी वर्क कर रही है उसको चलाने के लिए। यदि आपने खाना खाने के बाद टहलना शुरू किया तो बॉडी पे डबल लोड पड़ेगा। एक तो वो आपके चलने की एनर्जी को भी बैलेंस करेगा और जो आपने खा लिया है उसको भी वो डाइजेस्ट करने में कोशिश करेगा। ऐसे में उस पर ओवरलोड होगा। मेरा मानना है टहलने का शौक है, कोई बुरी बात नहीं, टहलिए, लेकिन खाना खाने के बाद टहलना क्या नियम है? खाना खाने के बाद तो आपको कम से कम आधे पौन घंटे रेस्ट करना चाहिए, उसके बाद आप टहलने निकलिए। अच्छा, तब तक बॉडी जो है खाने से हजम करने का टहलने से कोई लेना देना नहीं, वो तो नुकसानदेह बात हो गई। आप शांत बैठिए, खाना हजम हो जाएगा। ठीक है। बॉडी की कार्य प्रणाली पढ़नी पड़ेगी, और लोगों को पढ़ने के लिए कोई बहुत जरूरी नहीं है। आजकल तो इंटरनेट उपलब्ध है, आप सब वहां जाके भी पढ़ सकते हैं, आप सब वहां जाके देख सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं कि हमारा खाना पचता कैसे है, डाइजेस्ट कैसे होता है। बिल्कुल, आप जितना रिलैक्स होंगे उतना अच्छा डाइजेस्ट होगा। ठीक है, बस मेरा आखिरी एक सवाल आपसे और है कि आप बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट के बारे में, और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर आपके पास कोई इमरजेंसी की स्थिति में आता है, चाहे वो स्टेज 4 कैंसर पे हो, या फिर हार्ट अटैक का कोई पर्सन आ रहा है, या फिर ब्रेन हैमरेज का कोई पर्सन आ रहा है, इज इट पॉसिबल कि वो आपके ट्रीटमेंट से ठीक हो जाए या रिकवर हो जाए? इमरजेंसी हम उसको बोलते हैं जिसमें प्राण जा सकते हैं। इमरजेंसी भी कई तरीके की होती है जी। वैसे देखा जाए तो सबसे बड़ी इमरजेंसी हार्ट अटैक पे बोली जाती है, क्योंकि हमारा हार्ट अगर जो है फेल हो गया तो फिर हम नहीं बचेंगे।
लेकिन हमने ऐसे केसेस किए हैं, कई केसेस किए हैं जिसमें हार्ट अटैक बोल दिया गया था कि इनको हार्ट अटैक है और इनको अभी तुरंत जो है स्टेंट डालने की जरूरत है। अच्छा। और हमने बिल्कुल उसी स्थिति में मरीजों को लिया और उन्हें हार्ट अटैक से निकाल के लाए, उन्हें कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ। थर्ड स्टेज पे थे वो व्यक्ति? थर्ड स्टेज पे और फोर्थ स्टेज पे हार्ट अटैक की बात नहीं आती। हार्ट अटैक आपके ये बोल दिया डॉक्टर ने कि 2-3 घंटे के अंदर इसमें स्टेंट पड़ना है और ऐसे मरीज को हमने ठीक किया है। तो आप उसको बिठा के ये बताएंगे कि आपकी जो सोल है उसको परमात्मा से कोई नहीं मिलाते हैं, बताना तो... है, हमारा ट्रीटमेंट है। अभी आप ट्रीटमेंट देख लीजिएगा, हम लोग तुरंत ट्रीट देते हैं, हम लोग तुरंत हाइड्रोजन और सब चीजें रागा देते हैं, वो तुरंत असर दिखाते हैं। अच्छा, तुरंत असर दिखाते हैं। लेकिन अगर किसी को 2.5-3 घंटे में स्टंट डलवाने के लिए बोला गया है, उसको अगर मैं आधा घंटा भी रागा दूं, कैसे वो ट्रीट हो जाएगा जब उसको स्टंट की जरूरत है? अब उस ये वक्त कैसे होगा? अब ये तो साइंस, आप बस ये समझ लीजिए कोई ऐसा पेशेंट लाइए और हम आपको करके दिखाएंगे। आप किस एविडेंस पे ये बात कर रहे हैं? हमने किस किया एविडेंस पे ये बात हमने किया है। तो अगर किया है तो वो एविडेंस आपके यस, हमारे पास एविडेंस है, चाहे पेपर्स में हो, बिल्कुल पेपर्स में है। अगर आप चाहेंगे हम वो पेपर दे देंगे कि किस टाइम पे इनको हार्ट अटैक पड़ा था और वहां के किस डॉक्टर ने उनको लिख के दिया था और उसके बाद वो उनको ना दिखा के हमारे पास लाए, ठीक हुए। ये सब चीजें एविडेंस है, सारी एविडेंस yes. आपके साथ मौजूद है। ठीक है, आपके लिए आप कोई व्यूअर्स को मैसेज अगर प्लीज देना चाहें तो वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। देखिए, व्यूअर्स के लिए हमारा एक बहुत सिंपल सा मैसेज है और वो एक ही चीज है कि हमको हमारी जो बॉडी है इसके अंदर जो अलार्मिंग सिस्टम है, यदि आप उनको सुनते और समझते और चलते हैं तो आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं बिना अपने को किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शन में डाले। सामान्यतः रिस्ट्रिक्शंस में देखिए कि हमें ये सिखाया जा रहा है, ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये स्वाद वाला मत खाओ, तुम ये वाला खाओ, तुम कड़वा पी लो, इससे फायदा होगा। आदमी बेचारा परेशान हो गया, वो कंफ्यूज है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, लिसन टू बॉडी। आप मुझे देखें, मैं बोल रहा हूँ, आपके व्यूअर्स को बोल रहा हूँ, आप व्यूअर्स के सामने ला सकते हैं, मैं खाऊंगा, मैं पिज्जा खा लेता हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ को, मैं कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ को, चिप्स भी खा लेता हूँ, हर चीज खाता हूं, हर चीज जी रहा हूं। मेरी जिंदगी में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हमने जिंदगी को कंप्लीट एक्सेप्ट किया है। लेकिन आप अगर जिंदगी को सोचते हैं कि जिंदगी में ये ना खाना, ये ना करना, ऐसे रहना, ऐसे बैठना, अगर पूरी जिंदगी को आप काउंट करेंगे तो आप डेली के 6 घंटे तो इसी तनाव में दे रहे हैं कि कैसे हम शरीर को स्वस्थ रखें, और वही 6 घंटे हम जिंदगी को मस्त कर रहे हैं कि पूरी जिंदगी मस्त कैसे होती है। बिल्कुल, तो ये एक डिफरेंस है। आपको कुछ भी डरने की जरूरत नहीं। ये तो एक बहुत छोटा सा सेशन था जिसमें हम कुछ बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं एक एक विषय पे पूरा लंबा समझा सकता हूँ कि कैसे करके काम करती है हमारी बॉडी और हमें क्यों डरने की जरूरत है। बिल्कुल, तो मुझे आपसे इस टॉपिक पर भी चर्चा करने में भी बहुत जो है इंटरेस्ट आने वाला है कि आखिर किस तरीके से किसी बीमारी पर आप काम कर रहे हैं। बिल्कुल, इस पर मैं जरूर आपसे चर्चा करना चाहूंगी। बिल्कुल, आप जब चाहें। बहुत बहुत शुक्रिया सखा जी, बहुत शुक्रिया सर। तो ये थी पूरी जानकारी। और जैसे कि मैंने आपको बहुत शुरुआत में ही बताया था कि जो दावे हैं कि शरीर में बीमारी नहीं होती है, अगर आपके मन में इससे जुड़ी हुई कोई भी सवाल है, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए और आपके सवालों के जवाब मैं सखा जी से लेने की दोबारा से कोशिश करूंगी और आशा करूंगी कि आप दोबारा से जुड़ेंगे। हमेशा जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं अपनी बात कहूंगा और लोगों के हित के लिए मुझे कहनी है। और मेरा ये मानना है ये जीवन बहुत बड़ा है और बहुत अच्छे ढंग से जीने के लिए है, लेकिन हम सब स्वास्थ्य में उलझ के रह गए हैं इतना ज्यादा कि हमने अपने को बीमार बना लिया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आप व्यूअर्स का भी बहुत धन्यवाद कि आप अब तक जुड़े और तमाम सवाल आपके मन में जो हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नाशो खबर के साथ बने रहिए। तो जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में जो है कुछ क्लिप्स देखी हैं, कुछ बातें सुनी हैं, और इसी कड़ी में हम आपको मरीजों की बात भी सुनवाने वाले हैं। अब एक तरीके से आप मरीज़ कहिए या फिर डिवोटीज़ कहिए या अन्य नामों से आप जान सकते हैं। मेरे साथ आनंद जी होंगे एंड ऑलवेज लाफ्टर फेस, जिसे आप हसमुख जी कह सकते हैं, स्वामी जी कह सकते हैं, जो यहाँ पर एज डिवोटी के तौर पे भी हैं। आप मुझे आनंद जी बता सकते हैं आप कहाँ से? मैं पुणे से हूँ। पुणे से। आपका क्या प्रोफेशन रहा है? मैं डॉक्टर हूँ, वैद्य के प्रोफेशन है मेरा। अच्छा, आप डॉक्टर हैं? हाँ जी। और क्या इशू था फिर? आप इशू मुझे शरीर का तो कुछ खास नहीं था, मुझे ध्यान में प्रगति करने की बहुत इच्छा है। और इसमें क्या होता था ना, मुझे बीच में थोड़ा सा आर्टिकेरिया कभी हो जाता है, हफ्ते में 1-2 बार पित्त उछलती है ना, पित्त उछलता तो वो हो जाता है।
और फिर उसके लिए कभी गोली लेनी पड़ती है, बहुत छोटी मात्रा में गोली लेता हूँ। या फिर कोविड के टाइम मुझे L4, L5, L5S1 का डिस्क स्लिप डिस्क हो गया था, तो उसके वजह से कभी पीठ दर्द, कमर दर्द होता है, तो उसकी भी कभी कभी गोली लेनी पड़ती है। तो मैं घर में बैठ के तो ध्यान तो करता हूँ रोज़ सुबह। फिर होता ऐसे था कि जिस दिन रात को मैं गोली लूँ उस दिन नींद तो बहुत अच्छी आती थी, दूसरे दिन ध्यान तो इतना अच्छा होता था कि बस समझ में नहीं आता गोली का असर है कि ध्यान का आउटपुट है, वो समझ में नहीं आता था। तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए था। और दूसरी बात, इधर आने का एक बड़ा कारण यह है, पूना में मैं कोरेगांव पार्क के नज़दीक रहता हूँ, ओशो आश्रम के नज़दीक रहता हूँ। असल में 4 किलोमीटर है मेरे से। ऐसा है कि मैं पूना में बहुत लोगों को देखा है जो अभी बूढ़े हो चुके हैं, 80-90 साल की उम्र है। कभी उनसे बातचीत होती है तो वो बोलते हैं, अरे ओशो हमारे नज़दीक थे, एनलाइटन पर्सन था हमारे नज़दीक, हम गए नहीं उस टाइम। अभी वो नहीं रहे। उस टाइम क्यों गए नहीं? एक समाज के भय के कारण, या कुछ ये अलग ही कुछ संन्यास है, या ओशो का नाम समझो वादग्रस्त नाम था, इसके वजह से गए नहीं थे। तो आज पछताते हैं, उस टाइम गए नहीं इसलिए आज पछता रहे। और मैं ये सोचता हूँ कि आज भारत देश में एक एनलाइटन पर्सन है, एक ऊर्जा वाली जगह है जिधर मैं आज जाने की ताकत रखता हूँ। ऐसा ना हो कि मैं गया नहीं मेरे ये ताकत रहने के बाद भी, और फिर मैं बुढ़ापे में पछताऊँ। आप पछताना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल। तो ये मार्ग मुझे इधर ही मिलेगा ध्यान का। उसमें योग निद्रा एक सबसे बड़ी, जो मैंने यूट्यूब पे बार बार सुना है योग निद्रा के बारे में, कि योग निद्रा के माध्यम से ध्यान को पाया जा सकता है। अभी आपकी थेरेपी चल रही थी, इसके बारे में मुझे आप कुछ बताएंगे, क्या थी ये थेरेपी? थेरेपी भी सखा जी ने इसलिए दी है कि मुझे योग निद्रा में अगर प्रगति करना है तो ये जो छोटी मोटी 2-3 एलिमेंट्स है, हेल्थ एलिमेंट्स, वो बीच में ना आ जाए। क्योंकि हम समझो 1000 यूनिट का एनर्जी भेज रहे योग निद्रा में से, तो 200-300 यूनिट समझ लो, एक समझने के लिए वो ये हेल्थ एलिमेंट्स खा जाएंगे। तो वो उसको पहले रिपेयर कर दें, इसके लिए थेरेपी चल रहा है मेरा। थेरेपी में वही है, योग निद्रा, रागा, मेरे ज्योतिष कुंडली के हिसाब से रागा तय किए हुए हैं, और हाइड्रोजन थेरेपी। कितने दिन हुए हैं अभी आप? मुझे मैं यह सोमवार को आया हूँ, आज 5वां दिन है। हाँ। तो आप रिलीफ फील कर रहे हैं? जो आपका पेन था और जो पित्त के बारे में आप जानकारी दे रहे थे, इसमें रिलीफ कहने के जैसा आज 4-5 दिन तो हुए हैं। मुझे पहले से तकलीफ ही नहीं है कोई ज़्यादा, छोटी मोटी तकलीफ है, वो काफ़ी कम मात्रा में है। उसकी गोली मैं शनिवार को खा के आया था, शनिवार को खा के फिर लास्ट गोली तब खा, नहीं तो मुझे हर दूसरे तीसरे दिन गोली खानी पड़ती थी। गोलियां नहीं खाई हैं? गोली तो खाई नहीं है मैंने, मैं सहन करने के दायरे में है, नहीं तो बहुत जोर से पित्त उछलता है। अच्छा, तो अभी फिलहाल आप सही महसूस कर रहे हैं, कह सकते हैं? ये हाइड्रोजन थेरेपी के वजह से हो सकता है, इसका असर हो गया है। धन्यवाद आनंद जी, बहुत शुक्रिया आपका सर। आप जो हैं, आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है, और जानकारी आपके बारे में मुझे दी है दिव्या जी ने, लेकिन आप फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप कब से हैं यहाँ पे? मुझे यहाँ 6 महीना हुआ है, 6 मंथ। हाँ, 6 मंथ से आप यहाँ पे हैं। तो क्या कोई इशू था आपको? ऐसे तो मैं यहाँ सखा जी से मिलने आया था। उनके जो ये तरीके हैं, इनके ढंग है, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी जगत में सबसे अपना अलग रास्ता बनाना, ये सब जानने आया था। लेकिन मुझे दिक्कत है पाइल्स की। मैं 15 साल से पाइल्स से पीड़ित हूँ। तो मैंने 2 बार सर्जरी करवाया, ऑपरेशन करवाया। मतलब ये किसी को बताना भी आसान नहीं था, और जो दवाइयाँ मैं ले रहा था घरेलू यूट्यूब से, वो कारगर नहीं हो पाई, तो ऑपरेशन करवाने पड़े। यहाँ एक दिन मैंने, कुछ परिवार के लोग बाहर जा रहे थे, तो मैंने कोई कैस्टर ऑयल मंगवाया वहाँ लगाने के लिए, पढ़ के यूट्यूब से। तो उनमें से बात पहुँच गई, या इनको भीतर से कोई टेलीपैथी हुई। ठीक उसी दिन, दूसरे दिन मेरी दवाई कोई लेके आया, और शाम को इन्होंने बुलाया, बोले स्वामी जी अभी हमारा 40 दिन का प्रोग्राम हो रहा है। उस बात करते करते धीरे से बोल दिया कि कल से आपको मैं थेरापी दे रहा हूँ। तो मैं बोला क्यों? फिर बोले आपके, फिर मैंने बताया कि मुझे तो ये दिक्कत थी, लेकिन मैं बता नहीं रहा था, और पहले कोई यहाँ था ऑन बिहाफ ऑफ हैंडलिंग करने वाला, वो सुन नहीं रहा था। सब मैंने विगत बताई, बोले कल से शुरू कर दो।
मैंने 14 दिन का थेरापी लिया। मुझे पाइल्स की जगह पर फिर से एक गांठ हो गई थी, तो मैं थोड़ा दुविधा में था, क्योंकि यहाँ कार्य इस तरह का है कि तुम कुछ कार्य कर ना पाओ तो भी उचित नहीं, जिम्मेदारी लो और काम निभाओ नहीं। तो 14 दिन के अंदर मुझे जो रिजल्ट मिला, ताजुब, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। उससे वो पिघल गई, गांठ पिघल गई। हाँ बिल्कुल, वहीं पर थोड़ा सॉफ्टनेस है। वो तो इन्होंने पूछा भी, तो मैंने बताया, बोले ये नथिंग, इट इज़ नथिंग, वो ऐसा कुछ है नहीं। और तो अब भी नहीं है पेन? पहले खुजली भी आती थी, रात को मैं नींद से जाग जाता था, और मैं न चाहूँ तो भी नींद में खुजली कर लेता था, तो सुबह में दर्द होता था मुझे। अब ये सब गायब हो गया। 7 दिन के अंदर तो खुजली और खुजलाना ये सब रिकवर हो गया, मैं अच्छी नींद ले सकता था। और अभी मतलब मैं ध्यान सिखाता हूँ, ध्यान कराता हूँ, ये सबसे मेरी मुलाकात होती है, सबके रिपोर्ट लेता हूँ मैं, जैसे आप रिपोर्ट ले रही है। तो मेरा ये सबसे जुड़ने का भी काम है। थेरापी यहाँ पे मतलब किस तरीके की डाइट दी जाती है? आम जो डाइट होती है वो सादा खाना, बिना नमक का खाना, इस तरीके से होता है? ऐसा कुछ नहीं, खाना तो आप कुछ भी खाओ, लेकिन जो बनता है ना वो इसी हिसाब से ही बनता है। खाने की तो सब छूट है, कोई ये नहीं कि खाना है ये नहीं खाना है। ये परहेज तो करवाते नहीं। इनका कहना तो ये है कि तुम्हारे मन में आए वो स्वादिष्ट भोजन भी खाओ, भोजन से लेना देना नहीं, लेकिन यहाँ का एनवायरनमेंट और ये थेरापी प्लस थेरापी, मतलब यहाँ आने वाले हर एक को आप पूछो, मुझे भी पूछो, अनजान आदमी यहाँ प्रवेश कर लेता है, वातास का असर हो जाता है। जो थेरापी लेने आते हैं सब आनंदित होकर जाते हैं। कई लोग तो गेट पे जाते हैं, अपनी गाड़ी में बैठते हैं, आंसू बहाते जाते हैं, खुशी के आंसू। मतलब इतना मिलना, ये सब एक बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से। तो बहुत शुक्रिया हसमुख, बहुत शुक्रिया सर। तो जैसे अभी आपने जो पेशेंट्स रहे हैं यहाँ पर उनकी बात सुनी, और मेरे साथ जो हैं सखा वेलनेस की टीम मेंबर भी मौजूद होंगी। दिव्या जी, वेलकम दिव्या। थैंक यू। एंड जैसे अभी एक और जो थेरेपी है वो चल रही है, तो इसके बारे में मुझे आप कुछ समझा सकते हैं? देखिए, जैसे अभी आपने देखा वो गैस फॉर्म में इनहेलेशन ले रहे थे, रागा उनके कानों में हेडफोन्स के थ्रू जा रहे थे। जो टाइम था उनका वो ज्योतिष का टाइम था जिस दौरान थेरेपी चल रही थी। ऐसे ही एक इक्विपमेंट आप यहाँ देख रहे हैं, हाइड्रोजन फेस मास्क का। तो बेसिकली आप देखते होंगे कि आजकल अपने आप को ग्लोइंग करने के लिए कितनी सारी चीज़ें हम लोग करते हैं, कितना कुछ आर्टिफिशियली भी अप्लाई करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जैसे हाइड्रोजन आप गैस फॉर्म में इनहेल करते हैं अपने शरीर को अंदर से क्योर करने के लिए, हील करने के लिए, तो एक बाहर से भी एक एप्लीकेशन आप इसमें देख सकते हैं कि जो आपके स्किन के पोर्स से हाइड्रोजन अंदर जा रही है, आपके फेस में जा रही है। जो फेस के जितने भी पोर्स हैं, और आँखों के थ्रू, नाक के थ्रू, मुंह के थ्रू, और जितने भी रिंकल्स तक हमने देखे हैं, और चेहरे को टाइट होता हुआ भी हमने देखा है, और जिनको पिंपल्स और ऑक्सीडेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं, चेहरे पे स्कार्स हो जाती है, पिगमेंटेशंस हो जाती हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। और कुछ जो अंदर से नर्व्स हमारी कनेक्टेड होती हैं, जितनी भी हमारे चेहरे से कनेक्टेड होती हैं, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इतना छोटा है कि हमारे नर्व्स और हमारे डीएनए तक में एंटर करके हील करता है। तो ये एक चीज़ है जो अपने तरीके से बहुत 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 बेनिफिशियल है। तो कितने समय तक के लिए एक मास्क को आप देखिए, डेली डिपेंड करता है कितनी देर जो है वो ले रहे हैं, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, और उनके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन व्यक्ति है और किस तरीके से वो उनको दिया जाना चाहिए। ये भी एज़ पर गाइडेंस ही होता है। ऐसा सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने अपने मर्ज़ी से लगा लिया और उस ढंग से ले लिया। ये अंडर गाइडेंस ही होता है। जैसे हमारी थेरेपी है, ये भी एक थेरेपी का पार्ट है। ठीक है, तो इसका भी कुछ ज्योतिष का समय है? हाँ बिल्कुल, हाँ होता है, बिल्कुल। देखिए, आप किसी भी चीज़ को और बेनिफिशरी बनाने के लिए भी उस टाइमिंग को, अगर जैसे होता है ना, हर चीज़ को करने का एक सही वक्त होता है। जैसे सूरज को जल देना है तो वो सनराइज पे ही दोगे, सनसेट पे नहीं दोगे आप। तो ऐसे ही हर चीज़ का करने का एक सही समय होता है। तो समय के हिसाब से इंसान कौन है, उसकी एज कितनी है, उसको क्या प्रॉब्लम है, तो ये भी थेरेपी का एक पार्ट है। फिर एक फुल बॉडी भी हाइड्रोजन बाथ होती है,
जो कि आप देख सकते हैं वो भी हमारे पास है। कैसे जिनको पूरी बॉडी में सोराइसिस हो जाते हैं, रैशेस हो जाते हैं, स्किन इन्फेक्शंस हो जाते हैं, उनको इन्हेलेशन के साथ साथ फुल बॉडी हाइड्रोजन बाथ बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी उनको जो है हील करती है। ऐसे ही जिनको आँखों में प्रॉब्लम्स है, धुंधलेपन की, या ये बोल देते हैं कि नर्व्स में टॉक्सिन्स हैं, कानों की नर्व्स में टॉक्सिन्स हो जाते हैं जिसकी वजह से डेफनेस आ जाती है, तो उसके लिए भी हमारे पास ये हैं चीज़ें जो डायरेक्टली आप इसको जो है कानों में जिनको एक एज के बाद आप देखते होंगे जो है डेफनेस, हाँ, मशीन्स लगती हैं और उनको कहा जाता है कि आपकी जो नर्व्स हैं उनमें जो है कचरा है या टॉक्सिन्स हैं या फिर न्यूरो इश्यूज़ हो जाते हैं जिसकी वजह से कान पे असर आता है। तो ऐसे ही ये तो पूरे फेस के लिए है, लेकिन किन्हीं को जैसे पर्टिकुलर सिर्फ आँखों की क्लेंजिंग के लिए, ब्लरनेस को क्योर करने के लिए, तो ये पर्टिकुलर आँखों के लिए है। कुछ ऐसे ही और हैं जैसे अर्थराइटिस में जो है नी पेन और एल्बो पेन, बॉडी पेन, तो ऐसे करके जो है आप हाइड्रोजन आप बॉडी तक पहुंचाते हैं एंड इट इज़ बेनिफिशियल 100%। और रिजल्ट आप 100% बता रहे हैं? बिल्कुल, देखिए 100% का सबका अपना अपना है। अगर आपको एक पेन है और उस पेन से आपको रिलीफ मिल रहा है, क्योर मिल रहा है, देन यू कैन से। कितने समय में मिलता है? रिलीफ की बात कर रहे हैं। देखिए हर एक का समय अलग अलग हुआ है। हर एक को जैसे कि टाइमिंग्स, किसी को इंस्टेंट भी हुए हैं, किसी को समय भी लगा है। आपकी अपनी श्रद्धा पे भी डिपेंड करता है। आप किसी भी चीज़ को ट्रस्ट के साथ करते हैं तो वो और बेनिफिशरी कितनी जल्दी, टाइम वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना जल्दी आप उसको जो है करते हैं। थैंक यू सो मच दिव्या जी। वेलकम। तो जैसे अभी हमने जो पेशेंट्स रहे हैं उनसे बात की है और इसी कड़ी में मेरे साथ आकाश जी मौजूद होंगे और ये बेसिकली दिल्ली से मौजूद हैं यहाँ पर। आकाश, आप मुझे बताएंगे आपके इशू के बारे में और कब से आपको दिक्कत थी? जी, मेरे को लास्ट 2 साल से इशू था, कुछ एडिक्शंस थे मुझे। तो सीरियसली इशू मेरे को लास्ट 2-3 महीने से फील होने लगा, जैसे मुझे नींद में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। मैं सो नहीं पाता था, कई दिन हो जाते थे। मुश्किल से 1-2 घंटे सो पाता था मैं। और फिर मेरे को यहाँ के बारे में किसी ने रिकमेंड करा, मेरे फ्रेंड ने, स्कूल फ्रेंड ने। तो मैं यहाँ कुछ नहीं जानता था यहाँ के बारे में। मैं आया यहाँ पे, मैंने ट्राई किया, तो थेरेपी ली मैंने। उसके बाद मैंने अपने आप में बहुत चेंज देखा। इवन मेरे पेरेंट्स भी फिर विज़िट करने आए, मेरी वाइफ और बेटी अभी आने वाली हैं, मेरी मम्मी भी आई, मेरे बच्चे मम्मी पापा के साथ भी आए। उन्होंने देखा यहाँ का एटमॉस्फेयर, उन्होंने मुझ में चेंज देखा, तो उनको अच्छा लगा। तो इस रीज़न से मैं अभी भी, मेरी थेरेपी कंप्लीट हो चुकी है इवन। हाँ, महीना हो गया है कंप्लीट हुए हुए। उसके बावजूद मैं यहाँ हूँ एटमॉस्फेयर की फील की वजह से। अच्छा, तो कितना समय अभी हुआ है आपको? मेरे को यहाँ 1 मंथ और 20 डेज हो गए अप्रॉक्स। 1 मंथ 20 डेज आपको हो रहे हैं। 1 मंथ 20 डेज के अंदर में आप इससे पहले क्या थे और अभी क्या है? मैंने जैसे कि बताया, मुझे एनजाइटी सी होने लगती थी मैं जब तक घर पे था। और एडिक्शन जो मैंने बताया, वो चीज़ मतलब मैं अगर घर से निकलूँ तो मैं वो चीज़ के पास जाना चाहता था, जो भी हो। बट यहाँ आने के बाद मैं फ्री हूँ, कोई बंदिश नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है किसी चीज़ पे, कोई नियम नहीं है, और अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं यहाँ पे। और ऐसा कोई मेरे को फील नहीं होता कि मैं अब उस तरफ खिंच रहा हूँ जहाँ पहले खिंचा ठीक है, तो करता। मतलब वो जो माइंडसेट था, एडिक्शन था, वो खत्म होता जा रहा है। ठीक है। किस तरीके की ट्रीटमेंट आपको यहाँ पे दी जा रही है? यहाँ पे मैम हाइड्रोजन थेरेपी दिया जाता है, जो कि ज्योतिष और साइंस मिक्स है। जिसमें ज्योतिष का काम ये है कि एक राग है, वो डिसाइड होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ से, कि आपको कौन सा पर्टिकुलर राग सुनाया जाएगा। और एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड किए जाते हैं कि कब सारे प्लैनेट्स अलाइन हैं आपके लिए बेस्ट, उसी समय वो थेरेपी दी जाती है। तो ये ज्योतिष का हो गया। और साइंस का कह लीजिए कि हाइड्रोजन थेरेपी दी जाती है। हाँ जी। बाकी यहाँ डाइट वगैरह क्या है? डाइट नॉर्मल, जो सब, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं मैम किसी चीज़ में। ऑब्वियसली नॉन वेज और ये सब यहाँ अलाउड नहीं है, बट वेज में हर चीज़ बनता है, हर चीज़ बनता है, एवरीथिंग। ठीक है आकाश जी, जैसे अभी आपके प्रॉब्लम के बारे में जानकारी आपने दी और ट्रीटमेंट के बारे में भी बताया। यहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में आपका क्या परसेप्शन है? किस तरीके का माइंडसेट अभी फ़िलहाल है? मैम जैसे कि मैं दिल्ली से हूँ, तो वहाँ शोर,
कंजस्टेड सब कुछ है। और यहाँ मैं जिस दिन गेट के अंदर घुसा था, गेट के बाहर तक तो मुझे भी ऐसा ही फील आया था मैं कहाँ आ गया, बट जैसे ही गेट के अंदर मैंने कदम रखा था तो मुझे मन में ही फील हो गया था कि हाँ मैं शायद सही जगह आया हूँ। घूमा फिरे बहुत हैं, बट एक उस पर्पज से जिस पर्पज से मैं आना चाहता था, ये सब जो मुझे बताया गया था मुझे फील हुआ। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है यहाँ, सारे एक सखा फैमिली, ये सखा का वेलनेस रिजॉर्ट है जैसे कि आपको पता है, तो सखा परिवार की तरह यहाँ सबको ट्रीट किया जाता है। कोई इंडिविजुअल कोई भी आए, चाहे एज अ पेशेंट आए, चाहे यहाँ रहने आ रहा है, कोई छुट्टियाँ बिताने आ रहा है, बट उसको एज अ फैमिली ट्रीट किया जाता है। खाना सारे साथ खाते हैं मतलब फैमिली से भी बेटर ही कहूँगा मैं। बहुत अच्छा, हर काम में हर कोई हाथ बटाता है, और कोई यहाँ एज अ पेड एम्प्लॉय या कोई प्रोफेशनल वो नहीं है। सब अपने अपने इंडिया के कोनों कोनों से आए हुए हैं और फैमिली की तरह रहते हैं। तो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है मैम यहाँ का। तो जैसे अभी हमने आकाश जी से बात की थी और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं, और कुछ पर्सनल कंसर्न्स की वजह से यहाँ पर जो पेशेंट होंगे हमारे साथ उनका चेहरा हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन चर्चा करते हैं। आपको क्या इशू था, डायरेक्ट इसी बात पे हम आ जाते हैं। मेरे को कॉन्स्टिपेशन था, 6-8 साल लगभग हो गए थे। हाँ, तो इनडाइजेशन, खाना नहीं पचना और दिमाग पेट में ही आना, इस टाइप का पूरा प्रॉब्लम उधर ही अटक जाते हैं। हाँ, उसी से। और एलोपैथी में तो बहुत इलाज कराया और डॉक्टर भी बहुत बदले मैंने, तो मतलब ठीक नहीं लग रहा था। एलोपैथी आयुर्वेदिक सब हो गया था। और अभी यहाँ मेरे को एक दोस्त है जो सेम मेरे टाइप के प्रॉब्लम में थे, तो उनके थ्रू मैं इधर आया हूँ। लगभग 15 दिन हुए मेरे को। तो 15 दिन में शुरू दिन से ही दवाई बंद हो गई, और आगे अभी कोई परहेज नहीं है यहाँ पे। कुछ भी खाने वाने का सब जो बन रहा है वो सब खा रहे हैं, और अभी थोड़ा ठीक ही लग रहा है। जी जी, मतलब जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह था वो अभी ठीक है। हाँ रिलैक्स है, लेकिन कम्प्लीटली अभी 15 दिन हुए हैं। 15 दिन और में कुछ और अच्छे से असर हो सके, इसका थोड़ा उम्मीद है अपने को। और जो थेरेपी देते हैं उसमें तो कुछ नहीं है, मतलब ऐसा लगेगा कि इलाज जैसे हो नहीं रहे जैसे। तो हाइड्रोजन थेरेपी, रागा, मतलब अपन म्यूजिक सुनते सुनते ही सो जाते हैं। हाँ, और बाकी पेट का ध्यान थोड़ा हटा भी है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम कम हुआ है ऐसा लग रहा है। यहाँ के एनवायरनमेंट की वजह से आप दिमाग जो है वो किसी और तरफ डाइवर्ट हो रहा है। हाँ, इन्वायरमेंट भी बहुत इफ़ेक्ट किया है, और दूसरी तरफ से ये बोला जाए कि यहाँ सभी हेल्पफुल नेचर के हैं और सभी का व्यवहार अच्छा है, तो इस तरह से इन्वायरमेंट भी मिला है। और ड्यूटी में क्या है, परेशानी भी होती थी, ऑफिशियल वर्क भी लोड होता था, तो उस वजह से यहाँ रह के इलाज कराने में ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ का जो माहौल है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब हेल्पफुल नेचर के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ, और मैं ही खान पान के बारे में कोई बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है, जो लोग हैं, या जो तरीके के माइंडसेट है, उस पर आपका क्या कहना है? यहाँ पे देखिए, जैसे घर में क्या है, 4 दीवारी कमरे के अंदर रहना, और एक गार्डन का फीलिंग अलग ही है और एक नेचुरल है। तो यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है सभी का अच्छा सपोर्ट है। मेनली सखा जी बहुत अच्छे से मतलब अपने को बताते हैं। जैसे शुरू दिन ही अपने को ये परेशानी हो रहा था कि ऐसा नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, तो उस चीज़ को मन से हटा दो, डर हटा दो, दवाई खाएंगे तो ज़्यादा दिन आपको और बढ़ जाएंगे, ऐसा करके थोड़ा फ्रेंकली होके बोले, तो उससे क्या है अपना मोटिवेट हुए, तो थोड़ा सा और फीलिंग अच्छे से हम लोग को, मतलब वो चीज़ अच्छा लगा।